हेलो एवरीवन, मैं यशवर्धन तैनगोरिया आपका फिर एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने फीलिंग वाले यूट्यूब चैनल तैनगोरिया कॉन्सेप्ट पर। तो स्टूडेंट्स, आज पुनः आगाज होने जा रहा है आज से 4 साल पहले की क्रांति का, जब हमने बीएससी फर्स्ट ईयर के मैथमेटिक्स की स्टार्टिंग करी थी। उस समय ना तो मेरे पास ढंग का बोर्ड था, न इतना अच्छा कंटेंट था और ना मेरे पास इतनी अच्छी सुविधाएं थी। तो उस समय पे जो लोग मेरा कंटेंट देख रहे थे उनको सभी को पता है कि काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें महसूस होती थी। वीडियोस में सॉन्ग लगे हुए हैं या बैकग्राउंड न्यूज़ेस आ रहे हैं। लेकिन अब एक बार पुनः आप सभी को मैं खुशखबरी देने जा रहा हूं। जहां से हमने शुरुआत करी थी, एक बार पुनः अब वहीं से एक पूरे जोश के साथ, एक नई उम्मीद के साथ, कुछ नए नज़रिए के साथ एक बार पुनः बीएससी फर्स्ट ईयर से शुरुआत करने जा रहे हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, आपके जो भी छोटे भाई बहन हैं या जो भी आपके दोस्त वगैरह हैं जिनको कॉलेज में समझ में नहीं आता या कोई भी फाइनेंशियल कंडीशन हो सकती है, XYZ कुछ भी, उन सभी के लिए एक बार पुनः फीलिंग वाली क्लास का आगाज होने जा रहा है। और आज से हम पुनः शुरुआत कर रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के मैथमेटिक्स से। तो फटाफट से अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। तो देखिए भैया, आज से हम एक बार फिर से शुरुआत करने जा रहे हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के मैथमेटिक्स की। जो मेरी पुरानी वीडियोस डली हुई हैं उनमें इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है, ना उनका कंटेंट इतना अच्छा है। तो मैं दूसरी बार में पूरी कोशिश करूंगा कि आपको पहले से और बेहतर सिखा पाऊँ, पहले से और बेहतर मैथमेटिक्स को प्रैक्टिकली फील करा पाऊँ। चलिए, तो भैया बीएससी फर्स्ट ईयर का सेमेस्टर का मैथ हम आज से शुरू करने जा रहे हैं। तो मैथमेटिक्स को शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। तो भैया आपका जो पहले जो क्या है, सेमेस्टर नहीं हुआ करता था, पहले से ईयर वाइज चलता था। इस बार सेमेस्टर आ चुका है तो कोई दिक्कत नहीं है, सेमेस्टर आया है। सेमेस्टर में पहले से कंटेंट और ज़्यादा इंप्रूव किया गया है। मैं फिर से क्लियर करना चाहूँगा, जो मैं यहाँ पे कंटेंट करा रहा हूँ ये प्रत्येक यूनिवर्सिटी के लिए वैलिड है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हों, अगर आपके सिलेबस के अंदर ये टॉपिक्स मैच करते हैं, आप बेबाकी से इन सभी टॉपिक्स को कंप्लीट यहाँ से कर सकते हो। तो देखिए, जो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें आपके जो सिलेबस में 2 बुकें हैं इस बार। कौन कौन सी हैं? पहली है डिफरेंशियल कैलकुलस, दूसरी है आपकी इंटीग्रल कैलकुलस। दोनों के ही टॉपिक्स काफ़ी अच्छे हैं, दोनों ही बुक बेहतरीन है अपने आप में। तो पहले मैं स्टार्ट करूंगा आपकी डिफरेंशियल कैलकुलस से। तो डिफरेंशियल कैलकुलस में जो आपका चैप्टर नंबर 1 है सीक्वेंस एंड सीरीज, जिसमें आप पढ़ोगे सीक्वेंस क्या होता है, कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज क्या होती है, कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज क्या होती है। पूरा टोटली हिंदी में बताऊंगा, लेकिन इंग्लिश में आपका मैथ है तो इंग्लिश भी लिखाऊंगा। दोनों काम साथ साथ करेंगे, मल्टी लैंग्वेज में आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो अगर जो लोग भी मुझे नया देख रहे हैं, फटाफट से, जो भी प्यारे बच्चे नए मुझे देख रहे हैं, जल्दी से मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो। फटाफट से लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गर्ल्स के लिए ग्रुप अलग है भैया, बॉयज़ के लिए ग्रुप अलग है। तो चलिए फटाफट से, जल्दी से, बिना टाइम को वेस्ट करते हुए फटाफट से एक रफ नोटबुक और एक पेन लेकर के बैठ जाइए। चलिए आज की फीलिंग वाली क्लास को शुरू करते हैं। देखिएगा, आज पहला वीडियो है, ज़्यादा लोड नहीं डालूंगा, बहुत ही प्यार से समझेंगे क्या होता है सीक्वेंस। तो देखो, हमने क्लास 12th में, सॉरी 10th तो काफ़ी छोटा हो गया, हमने क्लास 12th में पढ़ा था अनुक्रम तथा श्रेणी, हैं? रुको, परमुटेशन तथा कॉम्बिनेशन, चूतिए, सीक्वेंस, छोड़ो इस बात को, कैंसिल करना इस बात को, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कॉन्सेप्ट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक, सीक्वेंसेस। देखो, सीक्वेंसेस शब्द को हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। हमारे स्कूल्स में जब हम प्रेयर के लिए लगते थे, हमारे सर बोलते थे बेटा सीक्वेंस बना लो, बेटा अपनी सीक्वेंस में लाइन लगा लो। तो बच्चों वाली डेफिनेशन जो हम पीछे पढ़ के आए हैं वो क्या थी? एवरी एलिमेंट इन अ डेफिनेट पैटर्न। क्या थी बच्चों? एवरी एलिमेंट इन अ डेफिनेट पैटर्न, इन अ डेफिनेट पैटर्न। मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में यही बताई है, क्योंकि जो बच्चा इंटर करके आता है उसको एकदम से प्योर चीज़ पकड़ा देना उसको झिलेगा नहीं, बच्चों से शुरुआत करनी पड़ती है। तो हमने आपको पहले बताया था कि एवरी एलिमेंट इन अ डेफिनेट पैटर्न, यानी कि जो आपका सीक्वेंस होता है उसके अंदर जो भी एलिमेंट्स होते हैं, कोई भी होता है, वो एक डेफिनेट पैटर्न में लगा होता है। इसकी एग्जाम्पल समझ लो, छोटी सी छोटी। देखो कैसे, मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पे 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। तो मैं लिखा हुआ है यहाँ पे 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि इसके अंदर एक डेफिनेट पैटर्न ये आ रहा है कि प्रत्येक संख्या में 2 की वृद्धि हो रही है, प्रत्येक संख्या में 2 की वृद्धि हो रही है, प्रत्येक में 2 की वृद्धि हो रही है। तो इस तरह से हम अपने माइंड को सेटल करेंगे कि सीक्वेंस का मतलब होता है कि एवरी एलिमेंट इन अ डेफिनेट पैटर्न, जो हम पहले से पढ़ते आए हैं, बचपन में ये पढ़ाया गया था। लेकिन अब आप बच्चे नहीं रहे, थोड़े से बड़े हो चुके हो, तो अब सीक्वेंस की हम पढ़ेंगे प्योर डेफिनेशन, एकदम प्योर। वो डेफिनेशन क्या कहती है? Sequence of real numbers. Sequence of real numbers is a function which maps natural number n to real numbers are. ये है बढ़िया मलाई। क्या बोला मैंने?
जो हमारा सीक्वेंस होता है एक ऐसा फंक्शन होता है, जब हमने क्लास 12th में आपको रिलेशन एंड फंक्शन कराया था, कुछ बच्चे भूल गए होंगे, नहीं पढ़ के आए होंगे क्लास 12th में रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर नंबर 1, दोबारा रिकॉल करा देता हूँ। फंक्शन क्या होता है भैया? फंक्शन का मतलब होता है मशीन। फंक्शन का मतलब क्या होता है? मशीन, शुद्ध देसी भाषा। तो हमारा जो सीक्वेंस होता है एक ऐसी मशीन होती है जो विच मैप्स, मैप्स का मतलब होता है मिला देना, मिला देना। मैप का मतलब होता है मिलान करना, मैप्स का मतलब होता है मिलान करना। जो क्या करता है भैया? जो नेचुरल नंबर का मिलान करता है। एक ऐसी मशीन होती है जिसके अंदर हम नेचुरल नंबर को डाल देते हैं, चल जा, जैसे गन्ने की उसकी मशीन होती है वैसे ही उसके अंदर हमने नेचुरल नंबर को डाला, हमको मिलेगा मिलान करके उन नंबर का मिलान हमें कहाँ मिलेगा? उन नंबर्स का मिलान हमको मिलेगा कहाँ पे? रियल नंबर्स पे। बस एक छोटी सी मशीन होती है जो नेचुरल नंबर को रियल नंबर पर मैप करवा देती है, उस मशीन का नाम है सीक्वेंस। उस मशीन को सीक्वेंस बोलते हैं। अब इसको लिखेंगे कैसे? जैसे क्लास 12th में लिखा करते थे, एफ सच दैट एन मैप आर। इस एरो का मतलब होता है मैप। क्या होता है? मैप। एफ का मतलब हो गया मशीन, एक फंक्शन। इसमें हो क्या रहा है? इसके अंदर नेचुरल नंबर डाले जा रहे हैं और रियल नंबर मिलते जा रहे हैं। जहां से भेजा जाता है यानी कि जहां से डालते हैं, इनपुट जिसे बोला जाता है, इस एन को बोलते हैं इनपुट। क्योंकि सीक्वेंस के अंदर हम हमेशा नेचुरल नंबर को डालेंगे। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? भूल गए? अरे ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 5 डॉट 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 एंड सो ऑन। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे? इसके अंदर इनपुट करेंगे हम, इसको बोलते हैं डोमेन। जिसके अंदर हम इनपुट करते हैं उसको डोमेन बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं इसको प्रांत। कक्षा 12 हमें जो मिलेगा उसको बोलते हैं कोडोमेन। इसको रेंज भी बोला जाता है। शुद्ध हिंदी में इसको बोलते हैं सह प्रांत। और ये मेरा यहाँ पे आउटपुट होगा। तो सीधा सीधा मतलब समझ लो, नेचुरल नंबर इन, रियल नंबर आउट। इस ऐसी हमारे पास एक ऐसी मशीन है जिसके अंदर हम नेचुरल नंबर को डाल देंगे। ये क्या करेगी? उस नेचुरल नंबर को तोड़ मरोड़ के जिस तरीके का इसके अंदर मैकेनिज्म लगी होगी, उस मैकेनिज्म के हिसाब से उस नेचुरल नंबर को ये रियल नंबर को बना देगी। यानी कि नेचुरल नंबर का रूप जो है वो रियल नंबर का रूप दे देगी। बस इस मशीन को हम सीक्वेंस कहते हैं। खत्म कहानी। यहाँ लिख रखा है फॉर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जो हम जानते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन। आगे बढ़ जाते हैं। नोटेशन ऑफ सीक्वेंस। सीक्वेंस को दिखाया जाता है भैया इन सिंबलों द्वारा। इस सिंबल को सीक्वेंस से दिखाते हैं। काफ़ी स्टैंडर्ड बुक्स में हम करली ब्रैकेट से भी कभी कभी डिनोट कर देते हैं, और हायर स्टैंडर्ड्स की बुक में। लेकिन जहाँ तक है मोस्टली बुक्स में आपका ये सीक्वेंस का सिंबल होता है। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है एफ ऑफ एन। ये क्या होता है? ये होता है हमारा ए एन, इसको बोलते हैं, इसको एफ एन भी बोलते हैं, इसको ए एन भी बोलते हैं। ये मेरा सीक्वेंस का nth टर्म कहलाता है, यानी कि मेरे सीक्वेंस का nवां पद। जैसे मैं लिखा हुआ है यहाँ पर, ये रहा। मैंने अभी आपके लिए एग्जांपल लिखा था, वो मैं गायब कर दिया। मैंने लिखा था 1 3 5 एंड सो ऑन। तो डॉट 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 इसका nवां पद क्या बनेगा? इसका nवां पद बनेगा 2n माइनस का 1। यही तो बनेगा। चेक करके देखो। इसके अंदर 1 डालेंगे, 2 में से 1 गया, एक पहला टर्म मुझे मिल जाएगा। इसके अंदर 2 डालेंगे, 2 दूनी 4 में से 1 गया, 3 मुझे मिल जाएगा। तो यही लिखा हुआ है, यानी कि जो nवां पद जाएगा, इसका nवां जो पद होगा उसको मैं fn से डिनोट करूंगा या मैं उसको an से डिनोट करूंगा। ये मेरे सीक्वेंस का nवां पद होता है, यानी कि मेरे सीक्वेंस का ये nth टर्म होता है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अगर मैंने यहाँ पे 1 2 3 डाला तो मुझे क्या मिलेगा? जैसे यहाँ पे हो रहा था, देखो 1 डाला मुझे पहला टर्म मिला, 2 डाला मुझे दूसरा टर्म मिला। सेम वैसे ही होगा। यहाँ पे 1 डालूंगा तो यहाँ पे F1 और A1 यानी कि मुझे पहला टर्म मिल जाएगा। मैं 2 डालूंगा तो मुझे 2 यानी कि F2 और A2 मिल जाएगा, दूसरा टर्म मिल जाएगा। 3 डालूंगा F3 A3 मिल जाएगा, एंड सो ऑन। कहानी चलती जाएगी। तो जो भी मुझे मिलता जाएगा उस सारे के सारे वो कहलाते हैं मेरे एलिमेंट्स। जो मुझे मिलते जाएंगे उन एलिमेंट्स को बोला जाता है भैया टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। पल्ले पड़ा के नहीं बोलो, बिल्कुल हौले हौले समझा रहा हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं है। बोलो कहाँ तक समझ में आई कहानी? ठीक है। अब एक प्यारा प्यारा सा एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ से मैं लिखा हुआ है यहाँ पे an, ये मेरा nth टर्म को दर्शाता है। मैंने अभी आपको बताया fn का मतलब होता है an। तो मुझे एक सीक्वेंस दे रखा है 1/n करके। अब मुझे क्या करना है? मुझे देखना है सीक्वेंस की शक्ल कैसी आएगी। तो मैं क्या करूँगा? मैंने फिर से बताया, नेचुरल नंबर डालेंगे रियल नंबर पाएंगे, नेचुरल नंबर डालेंगे रियल नंबर पाएंगे। देखो अभी वैसा ही होगा यहाँ पे। देखो ध्यान से, देखो देखो देखो, n बिलोंग्स टू कैपिटल N, n इक्वल टू, मैंने इसके अंदर डाला 1 2 3, मैंने इसके अंदर 1 डाला 1 मिल गया, 2 डाला 1/2 मिल गया, 3 डाला 1/3 मिल गया, 4 डाला 1/4 मिल गया, एंड सो ऑन मिलते चले गए। तो जो भी एलिमेंट्स मुझे मिल रहे हैं ये मेरे कहलाएंगे टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। इनको तुम या तो A1 A2 A3 कह लो, या इनको तुम F1 F2 F3 कह दो। स्टैंडर्ड्स बुक्स में A1 A2 A3 से भी दिखाया जाता है, F1 F2 F3 से भी दिखाया जाता है। तो मैं आपको दोनों चीज़ें बता रहा हूँ। अच्छा अब देखते हैं क्या ये बात यहाँ पे निकल के आ रही है। यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पर मैंने नेचुरल नंबर डाला 1 2 3 और मुझे मिला क्या? मुझे मिला 1/2 1/3 1/4। क्या मेरा ये रियल नंबर नहीं है? अरे खुद सोचो यार, मैंने इसके अंदर 1 डाला या 2 डाला तो मुझे 1/2 मिला,
मेरा 2 मेरा एक नेचुरल नंबर है, मुझे मिला है 1/2। 1/2 मेरा नेचुरल नंबर नहीं है, ये मेरा रियल नंबर पर चला गया। तो देख रहे हो ये मशीन है, ऑटोमेटिक ऐसी मशीन होती है ये। तुम इसके अंदर रियल नंबर डालोगे, ऑटोमेटिक ऐसी मशीन होती है ये। तुम इसके अंदर नेचुरल नंबर डालोगे, तुमको ऑटोमेटिक इसके अंदर से रियल नंबर प्राप्त होते जाएंगे। तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है नेचुरल नंबर इन, रियल नंबर आउट। और जो मुझे मिला है ये मेरी रेंज कहलाती है। क्या कहलाती है? मेरी रेंज, या इसको हम बोलते हैं कोडोमेन या सह प्रांत या टर्म्स ऑफ सीक्वेंसेस। तो आई होप यहाँ लिख भी रखा है मैंने, देखो नेचुरल नंबर इन, नेचुरल नंबर डाले गए हैं, रियल नंबर आउट, रियल नंबर मुझे यहाँ से मिल रहे हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स यहाँ तक क्रिस्टल क्लैरिटी के साथ फुल एचडी क्वालिटी में क्लियरिटी आ गई होगी कि सीक्वेंस क्या होता है, कैसे काम करता है। बिल्कुल बेसिक नॉलेज आपको शुरुआत से दे रहा हूँ। तो आई होप आप सभी के अच्छे से पल्ले पड़ गया होगा। तो जल्दी से फटाफट से इसको नोट कर लो। अगर कोई दिक्कत आ रही नीचे कमेंट करके बताओ और फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तब बढ़ते हैं आगे अगले टॉपिक की तरफ। जल्दी से फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप लोग इसको बाद में अच्छे से नोट कर पाओ। आई थिंक आपने ले लिया होगा। तो आइए बढ़ते हैं फटाफट से अगले टॉपिक की तरफ। जल्दी से इसको नोट करिएगा, देखिएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, उसके बाद आपके आते हैं टाइप्स ऑफ सीक्वेंसेस। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, सीक्वेंस को हिंदी में बोलते हैं अनुक्रम। क्या बोलते हैं? अनुक्रम। आपने पढ़ा होगा कक्षा 12 में, है इसको अनुक्रम बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो टाइप्स ऑफ सीक्वेंस में सबसे पहले नंबर पे आते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट, उनको हम बोलते हैं बाउंडेड सीक्वेंस। देखो बाउंडेड का मतलब होता है घिरा हुआ, बंद। बाउंडेड का मतलब होता है घिरा हुआ, घिरा हुआ। जैसे सपोज करो हमारे पास कोई भी, मान लो कोई छोटा सा इंसेक्ट है हमारे पास, कोई मान लो ये कोई इंसेक्ट है छोटा सा हमारे पास, ये भाग रहा है। इसको हम बाउंड कैसे करेंगे? लो हमने बाउंडेशन लगा दी, ले लग गई बाउंडेशन, ये हो गया बाउंड, इतने एरिया में बाउंड हो गया ये। ऐसे ये कोई प्रॉपर एग्जांपल लेंगे, जस्ट आपको फील करा रहा हूँ कि एक्चुअल में जो बाउंड का मीनिंग होता है वो होता क्या है। कोई इंसान है, मान लो हमने कैद कर दिया, 4 दीवारी में कैद कर दिया, यहाँ से आगे नहीं बढ़ेगा, यहाँ से पीछे नहीं जाएगा, यहाँ से आगे नहीं बढ़ेगा, यहाँ से पीछे नहीं जाएगा, इन्हीं 4 दीवारों के बीच में वो इंसान बाउंड होकर के रह गया है। तो ये तो इंसान है, ये तो दाएं बाएं ऊपर नीचे जा सकता है। लेकिन सीक्वेंस की जब बात आती है तो सीक्वेंस ऊपर नीचे नहीं जाती, सीक्वेंस केवल दाएं और बाएं जाती है। तो इसीलिए सीक्वेंस को बाउंड करने के लिए हमें केवल 2 ही दीवार चाहिए। मान लो ये कोई सीक्वेंस है हमारे पास, ये कोई सीक्वेंस हमारे पास, ये हमने इसको बाउंड कर दिया, है ना। ये कोई सीक्वेंस हमारे पास, हमने इसको बाउंड कर दिया। एक दीवार आगे से लगा दी, एक दीवार पीछे से लगा दी, क्योंकि जो सीक्वेंस होती है, इंसान तो चलो आगे पीछे ऊपर नीचे जा सकता है, लेकिन जो सीक्वेंस होती है वो आपकी दाएं और बाएं जाती है। तो सीक्वेंस को हमने इस तरह से बाउंड कर दिया, 2 दीवारों के बीच में सीक्वेंस को फंसा दिया कि सीक्वेंस इस दीवार से आगे नहीं जाएगी, ये बाउंडेशन लग गई भैया। क्या लग गई? ये बाउंडेशन। सीक्वेंस इससे पीछे नहीं जाएगी, ये इसकी बाउंडेशन लग गई है। तो कुछ आपको समझ में आ चुका है मोटी भाषा में, एक मोटे अंदाज में। तो अगर देखा जाए तो बाउंडेड का मतलब होता है उसको सीक्वेंस को कैद कर देना। अब पढ़ते हैं अभी। बाउंडेड सीक्वेंस 2 प्रकार की होती हैं। पहली हमारी होती है बाउंडेड अबव सीक्वेंस, इसको बोलते हैं अपर बाउंडेड सीक्वेंस। दूसरे नंबर की हमारी होती है बाउंडेड बिलो सीक्वेंस, यानी कि इसको बोलते हैं हम लोअर बाउंडेड सीक्वेंस। अब थोड़ा सा पढ़ते हैं, बिल्कुल शुद्ध हिंदी में तुमको ऐसे ही लिखना है, क्योंकि पेपर हमें कंसेप्ट मायने रखता है। लैंग्वेज डजंट मैटर, इंग्लिश में आता हो चाहे हिंदी में आता हो, लैंग्वेज डजंट मैटर, कंसेप्ट क्या है वो समझ में आना चाहिए। हिंदी इंग्लिश को बढ़ावा नहीं देता मैं अपनी मातृभाषा हिंदी को बढ़ावा देता हूँ। लैंग्वेज डजंट मैटर, कंसेप्ट समझने के लिए लैंग्वेज जस्ट ओनली अ मीडियम। आपको समझ में आना चाहिए ये चीज़ है क्या। पढ़ते हैं इसको। ऐसा सीक्वेंस जो किन्हीं निश्चित फाइनाइट वैल्यू से बाउंड हो रहा हो, ध्यान से समझेंगे। बाउंड का मतलब होता है निश्चित फाइनाइट वैल्यू से घिर रहा हो या घिरा हुआ हो। 2 निश्चित फाइनाइट वैल्यू से, किन्हीं निश्चित फाइनाइट वैल्यू से घिरा हुआ हो, अर्थात उस सीक्वेंस की एक निश्चित फाइनाइट मिनिमम वैल्यू हो। कहने का मतलब ये हो गया कि इस सीक्वेंस की एक निश्चित मिनिमम वैल्यू हो कि इस वैल्यू से नीचे सीक्वेंस का वैल्यू नहीं जाएगा। जैसे ये रहा, जैसे मैंने बताया था आगे और पीछे सीक्वेंस बढ़ता है, तो सीक्वेंस पीछे, यानी कि एक बाउंड्री यहाँ पे खिंची हुई है, मान लेते हैं ये बाउंड्री है मेरे 1 है 1, तो यानी कि इस सीक्वेंस की वैल्यू मेरी 1 से पीछे नहीं जा सकती है। ऐसे कोई भी आपकी वैल्यू हो सकती है जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, फाइनाइट मिनिमम वैल्यू, एक निश्चित फाइनाइट मिनिमम वैल्यू हो, यानी कि उस सीक्वेंस की कम से कम एक ऐसी वैल्यू हो जहाँ पे आके वो सीक्वेंस रुक जाए, उससे पीछे ना जाए। यानी कि वहीं पे क्या लग गई भैया, वहीं पे बाउंडेशन लग गई कि सीक्वेंस इस वैल्यू से पीछे नहीं जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तथा एक निश्चित फाइनाइट मैक्सिमम वैल्यू हो। निश्चित फाइनाइट मैक्सिमम वैल्यू का मतलब क्या हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी वैल्यू इतनी हो जाए, फिक्स हो जाए। मान लेते हैं इसकी वैल्यू 100 हो गई फिक्स,
100 से आगे नहीं जाएगा। तो यानी कि इसकी जो फाइनाइट मैक्सिमम वैल्यू है वो 100 है, यानी कि यहाँ पे बाउंडेशन लग गई कि इस सीक्वेंस का वैल्यू 100 से आगे नहीं जाएगा और 1 से पीछे नहीं जाएगा। तो यानी कि हमारा सीक्वेंस 1 और 100 के बीच में बाउंड हो गया कि ज़्यादा से ज़्यादा इसकी वैल्यू 100 आ सकती है, कम से कम इसकी वैल्यू 1 आ सकती है। ये दो रिस्ट्रिक्शंस लग गई, ये दो शर्त लग गई, दो बाउंडेशन लग गई कि 100 से ज़्यादा नहीं, 1 से कम नहीं। तो भैया अगर ये दोनों शर्तें या दोनों बाउंडेशन हमें मिल जाती हैं किसी सीक्वेंस के अंदर, तो मेरा सीक्वेंस कहलाता है बाउंडेड सीक्वेंस। ठीक है, ये दोनों मिलनी चाहिए। बाउंडेड कब कहेंगे? जब मेरे पास दोनों की दोनों बाउंडेशन हो कि ना तो इससे आगे जाओगे तुम, ना तुम इससे पीछे जाओगे, दोनों तरफ से बाउंड हो गए, तब मैं इस सीक्वेंस को कहूंगा मेरा बाउंडेड सीक्वेंस हो गया। अभी और बताते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो नंबर 1, अ सीक्वेंस an इज सेड टू बी बाउंडेड अबव। बाउंडेड अबव किसी सीक्वेंस को कब कहा जाएगा? देखो, इफ एंड ओनली इफ, डबल IFF का मतलब होता है यदि और केवल यदि। कब होगा ऐसा? B बिलोंग्स टू R, B यहाँ पे कोई रियल नंबर है, जो मेरा B मैंने मान रखा है जो रियल नंबर में से आता है कोई। किस तरह से है? an क्या है? मेरी सीक्वेंस का nth टर्म, यानी कि सीक्वेंस कहाँ तक जाएगी वो वाला टर्म। जो सीक्वेंस का an टर्म है भैया, वो इस b से, ध्यान से सुनो, वो इस b से छोटा रहेगा या इसके बराबर रहेगा। मेरा सीक्वेंस इस b से आगे नहीं जाएगा। तो इनडायरेक्टली किसकी बात हो रही है? इनडायरेक्टली बात हो रही है आगे वाली दीवार की। किसकी बात हो रही है? आगे वाली दीवार की। बहुत सही समझे, आगे वाली दीवार को, यानी कि ज्यादा से ज्यादा इसकी वैल्यू कहां तक जाएगी, उस ज्यादा से ज्यादा वाली वैल्यू को ही बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? बोलो बोलो बोलो, अपर बाउंडेड सीक्वेंस या बाउंडेड अबव सीक्वेंस। अपर माने ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा, एबव माने कि कितना कितना, मोस्टली इसका वैल्यू इतना हो सकता है। तो हमें आगे वाली दीवार जो पता चल जाती है, इस आगे वाली दीवार को बोला जाता है अपर बाउंड, UB। क्लियर और नॉट? आगे वाली दीवार को बोला जाता है अपर बाउंड कि इसकी जो वैल्यू है, अपर माने आगे से इतना ज़्यादा बाउंड हो चुका है, इससे आगे वैल्यू नहीं बढ़ेगी। तो जहाँ पे हमें सीक्वेंस की मैक्सिमम वैल्यू मिल जाती है कि इससे आगे नहीं जाएगा, वो मैक्सिमम वैल्यू कहलाती है अपर बाउंड, यानी आगे वाली दीवार। इज दैट क्लियर? यहाँ पे मैंने इस तरह से दर्शाया हुआ है, ये प्रॉपर डेफिनेशन है। an इज लेस देन इक्वल टू b, सीक्वेंस का वैल्यू है, देखो लेस देन इक्वल टू में दो चिन्ह हैं, या तो b से छोटा रहेगा या b के बराबर रहेगा। मैंने क्या बताया? या तो सीक्वेंस का वैल्यू 100 तक रहेगा या सीक्वेंस का वैल्यू 100 से कम आएगा, 100 से आगे नहीं जाएगा। तो 100 ऐसी स्थिति में मेरा अपर बाउंड कहलाएगा। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी, अ सीक्वेंस an इज सेड टू बी बाउंडेड बिलो। मैंने अभी बताया तुम्हें, कम से कम वैल्यू पता हो कि इससे नीचे नहीं जाएगा। यहां लिख लेते हैं, इफ एंड ओनली इफ a बिलोंग्स टू r फॉर ऑल a लेस देन इक्वल टू an, यानी कि मेरा जो सीक्वेंस का an जो वैल्यू है, मेरा सीक्वेंस का जो वैल्यू है, वो इस a से, a जैसे यहाँ पे b कोई रियल नंबर था, यहाँ पे a कोई रियल नंबर है, कोई भी निश्चित फाइनाइट रियल नंबर हो सकता है। तो मेरा सीक्वेंस का जो वैल्यू है वो या तो मेरा इस a के बराबर रहेगा या a से हमेशा बड़ा रहेगा, इस a से नीचे कभी नहीं जाएगा। जैसे यहाँ पे 1 है, मेरा सीक्वेंस का जो वैल्यू है वो या तो 1 रहेगा कम से कम, या 1 से बड़ा रहेगा, 1 से नीचे नहीं जाएगा। तो कम से कम अगर हमें मैक्सिमम, तो कम से कम अगर हमें मिनिमम फाइनाइट वैल्यू पता चल जाती है कि इसकी औकात 1 से कम नहीं है, इसकी औकात 100 से आगे नहीं है, हमें दोनों की दोनों बाउंडेशन पता लग जाती हैं, तो ऐसे सीक्वेंस को बाउंडेड सीक्वेंस कहा जाता है। इस सीक्वेंस की वैल्यू 1 से नीचे नहीं जाएगी, यानी कि ये 1 जो होगा ये इसकी लोअर बाउंड कहलाएगा। कम से कम वैल्यू, लोअर माने कम से कम, अपर माने ज़्यादा से ज़्यादा। इज दैट क्लियर? तो अगर कोई ऐसा सीक्वेंस हमें मिलता है तो उस सीक्वेंस को बाउंडेड सीक्वेंस कहा जाता है। ध्यान रखना, ये दोनों की दोनों दीवार मिलनी चाहिए। अगर दोनों में से मान लो हमें लोअर बाउंड मिल गई, अपर बाउंड नहीं मिली, तो सीक्वेंस लोअर बाउंडेड होगा, इसको बाउंडेड नहीं कहेंगे। अगर मेरे सीक्वेंस की अपर बाउंड मिल गई, लोअर बाउंड नहीं मिली, तो सीक्वेंस अपर बाउंड होगा, इसको बाउंडेड नहीं कहेंगे। इज दैट क्लियर? एग्जाम्पल से और अच्छा से क्लियर करते हैं। पहला एग्जाम्पल है मेरा an इज इक्वल टू 1/n। सर आप बार बार यही एग्जाम्पल ले लेते हो। अरे भैया मैंने और भी ले रखे हैं, इसको समझ तो लो पहले। 1/n है, इसको खोलो, कैसे खोलेगा? ये ऐसे खोलेगा, 1, 1/2, 1/3, 1/4 डॉट डॉट डॉट। जब इसमें देखो नेचुरल नंबर में 10,000 भी आएंगे, 1000 भी आएंगे, ऐसा करके डालते हैं इसके अंदर 1/1000, 1/10,000 एंड सो ऑन, चलते चले जाएंगे। अब तुम फीलिंग करना, देखो 1 आया, 1 के बाद 1/2 आया, यानी कि 1 से वैल्यू कम हो गई, 1/2 के बाद 1/3 आया, 1/2 से वैल्यू और कम हो गई,
1/3 के बाद 1/4 आया, यानी कि वैल्यू 1/3 से और कम हो गई। तो यहाँ से फीलिंग आ रही है, क्या आ रही है कि इस 1 के बाद सारे के सारे वैल्यू मेरे घटते जा रहे हैं, इस 1 के बाद सारे के सारे वैल्यू मेरे कम होते जा रहे हैं। तो यानी कि सीक्वेंस का मैक्स से मैक्स वैल्यू मेरा 1 हो सकता है, 1 से ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि तुम इसके अंदर कोई सा भी नेचुरल नंबर डालोगे तो सबसे ज़्यादा वैल्यू 1 मिलेगा, 1 से ज़्यादा नहीं मिलेगा। अब सारे के सारे कम हो रहे हैं, तो फीलिंग आ चुकी है। इस सीक्वेंस की अपर बाउंड हमें मिल चुकी है, अपर बाउंड हो जाएगी इसकी 1। कितने बच्चे इस बात को पकड़ पाए, हाँ या ना? कितने बच्चे इस बात को पकड़ पाए कि इस सीक्वेंस की जो अपर बाउंड होगी भैया वो 1 होगी? क्यों? क्योंकि भैया 1 से आगे वैल्यू है ही नहीं है, 1 से कम हो रही है, 1 से ज़्यादा नहीं हो रही है। अच्छा, अब चेक करते हैं लोअर बाउंड। ध्यान देखो 1/2, 1/3, 1/4, 100 डॉट डॉट 1/1000, 1/10,000। तो 1/1000 को कैसे लिखोगे? 0.001। 1/10,000 को कैसे लिखोगे? 0.0001 ऐसे लिखोगे। तो तुम एक चीज फील कर पा रहे हो कि जैसे जैसे इसमें वैल्यू बढ़ती जाएगी इसका वैल्यू 0.0000 करके कुछ आता जाएगा, और जितनी ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू होगी तो 0.00000 यानी कि जीरो ही आ गया। एक रेट का 0 कर रहे हो, 0.00000, इसको तुम क्या मानोगे? जीरो ही तो मानोगे। कितना भी वैल्यू, इतना ज्यादा बड़ा वैल्यू नीचे हो जाएगा तो वैल्यू कहाँ जाएगी? 0 पे जाएगी, 0 पे जाएगी। तो कम से कम इसका वैल्यू 0 होगा। 0 से कम होते हैं नेगेटिव नंबर्स। क्या इस सीक्वेंस में किसी भी नेचुरल नंबर पर तुम्हें नेगेटिव वैल्यू मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो यानी कि कम से कम इसके अंदर तुम कितने भी संख्या बढ़ाते चले जाओ, मान लो तुमने इनफाइनाइट कर दिया नीचे, तो तुम सब बच्चे जानते हो कि अगर इनफाइनाइट नीचे कर दिया, अगर इनफाइनाइट का किसी में डिवाइड लगाएंगे तो भी आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। यानी कि इस सीक्वेंस की अधिक से अधिक वैल्यू 1 है और कम से कम वैल्यू इस सीक्वेंस की भैया 0 है। तो कितने बच्चों को फीलिंग आ चुकी है कि इस सीक्वेंस की लोअर बाउंड 0 है? तो देखो इस सीक्वेंस की हमें अपर बाउंड भी मिल गई, इस सीक्वेंस की हमें लोअर बाउंड भी मिल गई। अतः हम कह सकते हैं कि दिया गया सीक्वेंस मेरा बाउंडेड है, हैंस गिवन सीक्वेंस इज बाउंडेड। इज दैट क्लियर? कितने बच्चों को क्रिस्टल क्लैरिटी के साथ फुल फीलिंग आ रही है? नोट संग के संग करते रहना, समझ के। अच्छा, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। देखो ध्यान से, यहाँ लिखा है -1 की पावर n। जब मैं इसके अंदर 1 डालूंगा तो -1 की पावर 1 होगी, यानी कि मुझे मिलेगा माइनस का 1। जब मैं 2 डालूंगा तो -1 की पावर 2 होगी, यानी कि मुझे मिलेगा प्लस का 1। जब मैं 3 डालूंगा तो माइनस का 1, 4 डालूंगा फिर प्लस का 1, फिर माइनस का 1, फिर प्लस का 1 एंड सो ऑन। अब फीलिंग करो ध्यान से। ये सीक्वेंस ऑसिलेटरी सीक्वेंस, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। ऑसिलेटरी सीक्वेंस है, ठीक है, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। पहले समझ लो बाउंडेड और अपर बाउंडेड की बात कर रहे हैं। देखो इस सीक्वेंस की तुम देख पा रहे हो कम से कम वैल्यू इसकी -1 है, क्योंकि तुम्हें दिख रहा है इस सीक्वेंस की औकात केवल -1 और +1 के बीच में ही है। ये सीक्वेंस +1 -1 के बीच में ही ऑसिलेट कर रहा है, बार बार +1 फिर -1 फिर +1 फिर -1, ऐसे ऐसे इसको बोलते हैं ऑसिलेटिंग सीक्वेंस। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। ऐसा सीक्वेंस जो कुछ टर्म में अटक के रह जाए, उन्हीं में बार बार घूमता रहे, ऐसे 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 ऐसे। देख रहे हो -1 इधर आएगा, +1 इधर आएगा, -1 +1 -1 +1 -1 +1, बार बार दो ही नंबर के बीच में ऑसिलेट कर रहा है, या दो या किन्हीं भी ज़्यादा नंबरों के बीच में कर सकता है, लेकिन एक दूसरे के पास बार बार आएगा, बार बार जाएगा। तो ऐसे सीक्वेंस को बोलेंगे ऑसिलेटिंग सीक्वेंस। आगे बताऊंगा। तो यहां पर देख पा रहे हो कम से कम जो सीक्वेंस की वैल्यू है वो -1 है। तो भैया इस सीक्वेंस की लोअर बाउंड कितनी हो गई? -1 होगी। बहुत बढ़िया। अधिक से अधिक कितनी वैल्यू है इसमें? अधिक से अधिक इसकी वैल्यू है +1। तो इस सीक्वेंस की लोअर बाउंड कितनी होगी? -1। अपर बाउंड कितनी होगी? +1। तो मेरा ये सीक्वेंस कहलाएगा बाउंडेड सीक्वेंस। क्यों? क्योंकि इस सीक्वेंस की लोअर बाउंड भी मुझे पता है, इस सीक्वेंस की मुझे अपर बाउंड भी पता है। तो ऐसे चेक करते हैं बाउंडेड है कि नहीं है। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल है n है, n में डालो 1 2 3 एंड सो ऑन। अब देख पा रहे हो 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, पता नहीं कहाँ तक जाएगा। हमें नहीं पता इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जाएगी, हमें नहीं पता इसकी अधिकतम वैल्यू कहाँ पर जाके खत्म होगा, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं है, चलता जा रहा है। लेकिन हमें एक चीज़ पता है कि कम से कम शुरुआत कहाँ से हुई है? इसकी शुरुआत 1 से हुई है। तो हमको इसकी कम से कम वैल्यू तो पता है, कम से कम बोले तो हमें इसकी लोअर बाउंड तो पता है, लेकिन हमको इसकी अपर बाउंड नहीं पता है। तो ये सीक्वेंस मेरा बाउंडेड सीक्वेंस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मुझे इसकी अपर बाउंड और लोअर बाउंड दोनों नहीं मिली, इसमें केवल लोअर मिली है। तो ये सीक्वेंस कहलाएगा मेरा लोअर बाउंडेड सीक्वेंस। कौन सा कहलाएगा? बोलो बोलो, लोअर बाउंडेड सीक्वेंस। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ये है -n। देखो ध्यान से, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। देखो ध्यान से,
-1 है, तुम जानते हो माइनस के नंबर होते हैं वो कम होते जाते हैं, -1 बड़ा है, -2 छोटा है, -3 और छोटा है, अब पता नहीं कहाँ तक जाएगा, माइनस के अनंत तक जाएगा। तो अनंत अनंत को मत ले लेना, अनंत लोअर बाउंड अपर बाउंड नहीं होगी। एक इनफाइनाइट मैंने कहा लिखी है, निश्चित फाइनाइट मिनिमम वैल्यू, ये तो इनफाइनाइट आ गया। काफ़ी बच्चे सोचने लग जाएं कि सर ये तो अनंत तक जाएगा तो इसकी जो लोअर बाउंड है वो अनंत हो जाएगी। गलत, क्या लिखा है ये, निश्चित फाइनाइट मिनिमम वैल्यू फाइनाइट होनी चाहिए, यहाँ पे तो इनफाइनाइट आ गया, इसको नहीं लेंगे, ना ना ना। तो देखो इसकी मैक्स से मैक्स वैल्यू -1 है, इसके बाद सारी की सारी वैल्यू कम हो रही हैं, कम हो रही हैं, कम हो रही हैं, यानी कि ये सीक्वेंस में मेरा बाउंडेड सीक्वेंस नहीं है। तो कैसा है, इसकी मुझे मैक्स से मैक्स वैल्यू पता है -1 है, तो ये सीक्वेंस मेरा अपर बाउंडेड सीक्वेंस कहलाएगा। कितने बच्चों को क्रिस्टल क्लैरिटी आई, बोलो बोलो बोलो। तो आई होप मैं आपको फुल HD क्वालिटी में फीलिंग कराने में सक्षम रहा हूँ इस टॉपिक पर भी। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर रहे हो नोट कर लो, अगर तब भी इतना सा कोई डाउट रह जाता है नीचे कमेंट बॉक्स को छाप देना, और जल्दी से मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, गर्ल्स के लिए ग्रुप अलग है, बॉयज़ के लिए अलग है। चलिए फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, आइए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, देखिएगा। तो देखिए भैया आगे बात करते हैं। उसके बाद हमारी आती है, मैंने आपको अभी बताया, ऑसिलेटरी सीक्वेंस। अब जो ऑसिलेटरी सीक्वेंस होती है वो भी 2 प्रकार की होती है, मैंने अभी आपको बताया। ऑसिलेट का मतलब है या तो बार बार प्लस माइनस रिपीट कर जाए, या बार बार नंबर्स रिपीट कर जाएं प्लस माइनस के साथ, कुछ भी हो सकता है, यानी कि बार बार रिपीटेशन हो, या तो सिंबल्स का रिपीटेशन हो या नंबर्स का रिपीटेशन हो, बार बार प्लस माइनस या बार बार सिंबल रिपीट कर रहे हैं या बार बार नंबर्स रिपीट कर रहे हैं, तो ऐसी सीक्वेंस को बोलते हैं ऑसिलेटरी सीक्वेंस। अब ऑसिलेटरी 2 प्रकार की होती है, पहली तो एक तो ऑसिलेटरी इनफाइनाइटली, दूसरी होती है ऑसिलेट फाइनाइटली। तो इसको पहले पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, अ सीक्वेंस FN इज सेड टू बी ऑसिलेट इनफाइनाइटली इफ इट इज़ नॉट बाउंडेड। सीधी सी बात है, अगर कोई सीक्वेंस इनफाइनाइट टर्म्स तक जाती है तो वो बाउंडेड तो नहीं होगी। क्यों? अगर वो कोई सीक्वेंस इनफाइनाइट टर्म्स तक जाएगी तो उसकी या तो अपर बाउंड हम नहीं ढूंढ पाएंगे या तो उसकी हम लोअर बाउंड नहीं ढूंढ पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो अनंत तक जा रही है, अनंत इज नॉट अपर बाउंड और लोअर बाउंड, ठीक है। एंड नाइदर कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट, ये नया शब्द आया, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, इसके बारे में चर्चा आगे करेंगे, इसको थोड़ा सा भी सीक्रेट वर्ड समझ के अभी लिख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। ऑसिलेट फाइनाइटली, ऐसी सीक्वेंस, ए सीक्वेंस इज सेड टू बी ऑसिलेट फाइनाइटली इफ इट इज़ बाउंडेड। देखो ऑसिलेट फाइनाइट होगा, यानी कि हमें पता होगा इस सीक्वेंस की औकात कहाँ से कहाँ तक है। फाइनाइट का मतलब होता है यहाँ से शुरू यहाँ पे ख़त्म, हमें पता है, तो हमें उसकी पता है औकात, तो सीक्वेंस बाउंड हो रही होगी। अगर सीक्वेंस फाइनाइट है तो वो बाउंडेड होगी। ध्यान देखो यहाँ नॉट है, यहाँ नॉट नहीं है। एंड नाइदर कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट की चर्चा आगे करेंगे, पहले ये समझ लो। तो ठीक है, इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं। ऐसे लिखा हुआ है मैंने -1 की पावर n, यहाँ पे डालेंगे n = 1 2 3, तो क्या बनेगा, देखो 1 डाला मैंने, यहाँ भी 1 डाला तो माइनस का 1 मिला, इसके अंदर मैंने 2 डाला, पावर 2 आएगी तो मुझे 2 मिला, 3 डाला तो माइनस का 3 मिला, 4 डाला माइनस का 4 मिला, सॉरी प्लस का 4 मिला, माइनस का 5 प्लस का 6 एंड सो ऑन। तो आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर ये सीक्वेंस इनफाइनाइट तक जा रही है, लेकिन ये ऑसिलेट कर रही है, सिम्बल्स में ऑसिलेट कर रही है, कभी माइनस तो कभी प्लस, फिर माइनस फिर प्लस, फिर माइनस फिर प्लस, बार बार ये प्लस माइनस ऑसिलेट हो रहे हैं। तो ये सीक्वेंस कहलाएगी मेरी ऑसिलेट इनफाइनाइटली। क्यों? क्योंकि इसकी औकात नहीं पता है ये कहाँ तक जाएगी, ठीक है। और देखो ना तो आज बाउंडेड थी, बाउंडेड क्यों नहीं है ये, क्योंकि देखो इसकी -1 -3 -5 वैल्यू भी कम से कम आती जा रही हैं। इसकी मैक्स से मैक्स वैल्यू भी नहीं पता है हमें, 2 4 6, देख रहे हो प्लस का अलग चल रहा है, माइनस का अलग चल रहा है। तो जहाँ मैं कम मालूम पड़े हमें कि माइनस की वैल्यू कौन सी सबसे कम है, क्योंकि वैल्यू तो लगातार बढ़ती जा रही है, -1 -3 -5 आगे चल के और कम होती जाएंगी। ऐसे ही प्लस की वैल्यू लगातार बढ़ रही है आगे 2 4 6, तो ना तो हमें इसकी अपर बाउंड पता ना हमें इसकी लोअर बाउंड पता है। तो ये सीक्वेंस मेरी कहलाएगी ऑसिलेटरी इनफाइनाइटली, जो बाउंडेड नहीं होती है। कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट की चर्चा भी आगे करेंगे, ठीक है। आगे देखो, ऑसिलेट फाइनाइटली, ऐसी सीक्वेंस जो भैया ऐसी सीक्वेंस इज सेड टू बी ऑसिलेट फाइनाइटली जो हमारी बाउंडेड हो जाए। जैसे एग्जांपल ले रखा मैंने, ये -1 की पावर है, अगर मैं इसको ओपन करूँगा तो क्या बनेगा, देखो -1 1 -1 1 एंड सो ऑन। तो हमें इसकी औकात पता है कि -1 और 1 के बीच में ये कूदती रहेगी, इसके आगे नहीं बढ़ेगी। हमें इसकी औकात पता है तो बाउंडेड हो गई, ये हमने अभी पीछे निकाला था। -1 इसकी लोअर बाउंड हो गई, +1 इसकी अपर बाउंड हो गई, ये बाउंडेड तो है, यहाँ लिखा हुआ है देखो। लेकिन ये ऑसिलेट कर रही है, कैसे कर रही है, देखो बार बार माइनस प्लस बार बार नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, -1 फिर -1 +1। तो मैंने क्या बताया, या तो नंबर्स रिपीट हो या सिंबल्स रिपीट हो, बार बार रिपीटेशन अगर होता है तो उस सीक्वेंस को हम ऑसिलेटरी कहते हैं। अगर अनंत बार रिपीटेशन हो रहा है तो भैया वो कहलाएगी ऑसिलेट इनफाइनाइटली। अगर निश्चित फाइनाइट बार हो रहा है तो वो सीक्वेंस कहलाएगी ऑसिलेट फाइनाइटली। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपका आता है मोनोटोनिक सीक्वेंस या
मोनोटोन सीक्वेंस। बहुत ही सिंपल है। मोनोटोनिक सीक्वेंस हमारी दो टाइप्स की होती हैं, पहली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस, दूसरी होती है मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। नाम से ही पता चल रहा है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग बढ़ता जाएगा, खत्म। या क्या लिखा है देखो, अ सीक्वेंस इज सेड टू बी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। कब कहलाएगी वो, जब an+1 बड़ा या बराबर हो किसके, an के। an क्या होता है, an हो गया जस्ट उसके पीछे वाला टर्म, an के जस्ट आगे वाला टर्म कौन सा होगा, an+1। जस्ट एन एग्जाम्पल, मान लिया मैंने 1 और 2 ले लिया मैंने, तो ये किसी सीक्वेंस का an का काम करेगा, जस्ट इसके आगे वाला टर्म कौन सा है, an+1 में 2 है। तो हम किसी भी सीक्वेंस को से 2 टर्म अगर उठा लें, उनसे पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा, देखो ऐसे पता चलेगा, अगर आगे वाला टर्म अपने पीछे वाले टर्म से बड़ा है या आगे वाला टर्म अपने पीछे वाले टर्म के बराबर है, इन दोनों में से अगर कोई भी इक्वलिटी होल्ड होती है तो वो सीक्वेंस कहलाएगी मेरी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक है। लेकिन अगर वहीं पे एक शब्द लग गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, समझ रहे हो, यानी कि बड़ा होना ही चाहिए, तो यहाँ से ये इक्वलिटी हट जाएगी, क्योंकि यहाँ पे तो बराबर भी होल्ड हो रही थी, बराबर पे भी हम कह रहे थे कि हाँ मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है। लेकिन अगर स्ट्रिक्टली लग गया कि नहीं बड़े ही चाहिए, तो यहाँ पे an+1 इज ग्रेटर देन an हो जाएगा, यहाँ पे नीचे इक्वलिटी का निशान नहीं आएगा। स्ट्रिक्टली का मतलब हो गया बराबर होना ही होना चाहिए, बड़ा होना ही चाहिए, बराबर नहीं सॉरी बड़ा होना ही चाहिए, आगे वाला टर्म बराबर नहीं चलेगा, ठीक है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है 1, पहला लिखा है मैंने, देखो 1 1 1 1। ऐसी सीक्वेंस इसके अंदर n नहीं है, इसके अंदर एक कांस्टेंट नंबर है 1, तो ऐसी सीक्वेंस को हम बोलते हैं स्टूडेंट्स क्या, कांस्टेंट सीक्वेंस। यहाँ देखो पहला टर्म क्या है 1, दूसरा टर्म भी 1, तीसरा भी 1, चौथा भी 1। अगर मैं कोई से 2 टर्म देखूं तो एक पहला भी 1, an वाला 1, an+1 वाला भी 1, तो यानी कि इसके अंदर इक्वलिटी होल्ड हो रही है, इक्वलिटी होल्ड हो रही है। तो ये मेरा सीक्वेंस कहलाएगा मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। कौन सा कहलाएगा ये, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। लेकिन ये स्ट्रिक्टली नहीं है, क्यों, क्योंकि स्ट्रिक्टली में बराबर नहीं होने चाहिए, स्ट्रिक्टली में अगला टर्म पीछे वाले से 100% बड़ा होना चाहिए। तो ये मेरा ओनली इंक्रीजिंग होगा, mi होगा, स्ट्रिक्टली नहीं होगा। इज दैट क्लियर। अच्छा दूसरा देखो, n है यहाँ पे 1 2 3, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 से बड़ा 2, कोई से 2 टर्म उठा लो, हमेशा आगे वाला टर्म पीछे वाले से बड़ा होगा। यहाँ पे इक्वलिटी नहीं आ रही है, या स्ट्रिक्टली है, ये बड़ा होना ही चाहिए, होगा ही होगा बड़ा, तो ये हो जाएगा मेरा मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली कौन सी, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। कितने बच्चे समझ पाए, बोलिए इज दैट क्लियर। क्या फुल HD क्वालिटी में यहाँ तक फीलिंग क्लियर है। यहाँ पे देख रहे हो साफ साफ, पहला टर्म दूसरे बड़ा है, तीसरा और बड़ा है, तो ये मोनोटोनिक स्ट्रिक्टली में आ जाएगा, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग में भी आ जाएगा। देखो मोनोटोनिक, अगर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है तो स्ट्रिक्टली होने के लिए एक शर्त होती है कि आगे वाला टर्म पीछे वाले के बराबर ना आए। अगर बराबर आ रहा है तो वो जस्ट मोनोटोनिक इंक्रीजिंग कहा जाएगा। देखो अगर बड़ा भी है, अगर कोई चीज़ स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है तो वो चीज़ मोनोटोनिक इंक्रीजिंग कहलाएगी। देखो ध्यान से, क्यों कहलाएगी, क्योंकि स्ट्रिक्टली में ये कंडीशन है और मोनोटोनिक इंक्रीजिंग में भी ये कंडीशन है। तो ध्यान से, पॉइंट टू बी नोटेड, ध्यान से सुनना, अगर कोई सीक्वेंस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग भी होगी, लेकिन अगर कोई सीक्वेंस मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है तो ज़रूरी नहीं है वो स्ट्रिक्टली भी हो। जस्ट ये एग्जांपल ये रहा, ये एग्जांपल ये रहा। देखो यहाँ पर आगे वाला पीछे वाले से बड़ा है तो स्ट्रिक्टली तो है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, लेकिन आगे वाला बड़ा है, ये शर्त इसकी भी तो है, तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग भी तो है ये। तो ये स्ट्रिक्टली के होने के संग संग मोनोटोनिक इंक्रीजिंग भी है और ये स्ट्रिक्टली भी है। लेकिन ऊपर वाली ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग थी तो ज़रूरी नहीं है कि ये स्ट्रिक्टली हो। तो पॉइंट टू बी नोटेड, कोई सीक्वेंस अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग होगी ही होगी, लेकिन अगर कोई इंक्रीजिंग है तो वो स्ट्रिक्टली कह नहीं सकते हैं, सीक्वेंस पे नेचर पे बिहेव करता है, समझे। आगे दूसरा मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, जस्ट इसका उल्टा कर दो, आगे वाला टर्म पीछे वाले से छोटा हो जाए। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, अ सीक्वेंस इज सेड टू बी मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस इफ an+1 हमारा छोटा हो जाए या बराबर आ जाए किसके, अपने पीछे वाले के। देखो बराबर इसमें भी था, बराबर इसमें भी है, कन्फ्यूजन नहीं होना है। आगे वाला टर्म पीछे वाले के या तो बराबर आ जाए या उससे छोटा आ जाए, ठीक है। अगर स्ट्रिक्टली की बात करेंगे तो यहाँ से इक्वलिटी हट जाएगी। स्ट्रिक्टली में आगे वाला टर्म पीछे वाले से छोटा होना ही होना चाहिए। एग्जाम्पल देख लेते हैं, पहला एग्जाम्पल है 2 है, 2 2 2। देखो जो कांस्टेंट सीक्वेंस आएगी जाऊँ में, जो तो कांस्टेंट है तो देखो जो प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, डिक्रीजिंग की प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। क्यों, क्योंकि आगे वाला टर्म पीछे वाले के बराबर है या उससे छोटा है, लेकिन ये बराबर है, इक्वलिटी होल्ड कर गया, तो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग भी है। तो देख रहे हो, फीलिंग करो यहाँ पे, मैंने क्या देखा हमने कि कांस्टेंट सीक्वेंस मोनोटोनिक इंक्रीजिंग भी होती है, कांस्टेंट सीक्वेंस मोनोटोनिक डिक्रीजिंग भी होती है। नोट लिखा है मैंने यहाँ पे, एवरी कांस्टेंट सीक्वेंस इज मोनोटोन। मोनोटोन का मतलब क्या हो गया,
वो इंक्रीजिंग भी होगी या डिक्रीजिंग भी होगी, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट है ये कि जो प्रत्येक कांस्टेंट सीक्वेंस होती है वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों होती है। ठीक है, नीचे वाला एग्जांपल देखो, -1 -2 -3। यहाँ देख पा रहे हैं हम लोग -1 के बाद -2 छोटा हो गया, -3 और छोटा हो गया, यानी कि इसमें आगे वाला टर्म स्ट्रिक्टली छोटा होता ही जा रहा है, छोटा होता ही जा रहा है, बराबर नहीं है पीछे वाले के। तो आगे वाला मेरा मोनोटोनिकली स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया। अब जब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो भैया मोनोटोनिक डिक्रीजिंग भी तो होगा, क्योंकि इसमें ये वाला प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है, लेस देन वाली प्रॉपर्टी इसमें भी तो आ रही है। तो मैंने आपको क्या सिखाया था कि जो सीक्वेंस स्ट्रिक्टली होगी वो सिंपल भी होगी। अगर ये सीक्वेंस मोनोटोनिक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग भी होगी। कितने बच्चों को यहाँ तक एकदम क्रिस्टल क्लैरिटी में फुल फीलिंग के साथ अब तक समझ में आ रहा है? अगर कोई दिक्कत आ रही है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। आई होप आप सभी ने यहाँ तक अच्छे से नोट कर लिया होगा, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। देखिएगा लास्ट टॉपिक्स रह गए हैं। पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया। कन्वर्जेंस का मतलब होता है अग्रसर होना। क्या होता है? अग्रसर होना। अग्रसर का मतलब हो गया किसी चीज़ की तरफ जाना। अभी एग्जांपल देके समझाऊंगा, पहले समझ लेते हैं। अ सीक्वेंस एफ एन इज सेड टू बी कन्वर्जेंट टू अ रियल नंबर। कोई भी सीक्वेंस है किसी एक रियल नंबर की तरफ कन्वर्जेंट होता हुआ कब कहा जाएगा, यानी कि किसी भी एक रियल नंबर की तरफ जाता हुआ कब कहा जाएगा वो? फॉर ईच एल की तरफ जाता हुआ कब कहा जाएगा? फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। एप्सिलॉन का मतलब हो गया लगभग 0 के बराबर, लेकिन 0 नहीं, लगभग 0 के बराबर एक वैल्यू है। देन इस उल्टे ई को बोलते हैं देयर एग्जिस्ट, यानी कि तब कोई एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर m होगा, सच दैट का मतलब होता है इस प्रकार होगा। किस प्रकार होगा कि एफ एन माइनस एल का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो लेस देन एप्सिलॉन की होगा फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m। अभी इस बात को हम आगे समझेंगे। n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m का मतलब क्या है, इसको अभी छोड़ते हैं, इसको देखो केवल। अब देखो प्रैक्टिकली एग्जांपल के संग फीलिंग करवाता हूँ। मान लो हमारे पास चीनी का दाना है, मैंने क्या किया, चीनी का दाना मैंने अपने फ्लोर पर रख दिया, तो मैं कुछ समय बाद क्या देखूंगा कि उस पूरे दाने के ऊपर भैया चींटी लगी पड़ी होंगी, चींटी कतार में आएंगी, यानी कि ये हो गया सीक्वेंस ऑफ आंट्स। फीलिंग के साथ ये हो गया मेरा चींटियों का सीक्वेंस जो इस चीनी की दाने की ओर जाएंगी, ये हो गया मेरा सीक्वेंस ऑफ आंट्स। अब जा कैसे रहेंगे, ये जा ऐसे रहेंगे कि उस सीक्वेंस जो होगा चींटियों का वो पूरे के पूरे चीनी के दाने को ढक लेगा। तुमने देखा होगा जब किसी मिठाई वगैरह पे जब चींटी लग जाती हैं तो उस पर पूरे के ऊपर लत पड़ती हैं, पूरे के पूरे जकड़ लेती हैं उसको। यानी कि अगर तुम ऐसी स्थिति में देख पता कैसे करोगे कि दो चींटियों के बीच की दूरी निकालो। तुम देखो अगर तुम्हें काउ चीज़ के ऊपर चींटी लग पड़ी हैं तो दो चींटियों के बीच की दूरी कितनी होगी? लगभग ना के बराबर। अरे भैया भाई खाए हुए फैली हैं वे, इतनी सारी चींटी वाकों पर चढ़ बैठी हैं, कोई सी दो चींटी तुम पकड़ोगे, इनके बीच की दूरी कितनी होगी? बिल्कुल ना के बराबर। या ऐसा समझ लो दो चींटियाँ छोड़ो, या तुम उस चीनी का दाना और चींटी ले लो, चींटी चीनी के दाने के ऊपर चढ़े बैठी हैं तो चींटी और चीनी के दाने के बीच की दूरी कितनी होगी? बहुत ही कम। अरे भाई खाए हुए चुपटी हैं वे, क्या दूरी होगी? कचोई दूरी नहीं होगी भाई, ऊपर चढ़ बैठी हैं सारी चींटी। तो वही तो मैं यहाँ कह रहा हूँ। तो यानी कि उस चीनी के दाने और उस चींटी के बीच की दूरी लगभग ना के बराबर होगी। बोलो हाँ या ना? तो वही यहाँ लिखा हुआ है कि अगर कोई सीक्वेंस किसी चीज़ की ओर कन्वर्ज करती हुई दिखाई जा रही है तो उस सीक्वेंस एफ एन हो गई, एल हो गया ये चीनी का दाना, उन सीक्वेंस के टर्म्स और उस चीनी के दाने के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं? अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु। अंतिम बिंदु एल है, प्रारंभिक बिंदु मेरी सारी चींटियां हैं। डिस्टेंस निकाला, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती इसलिए मॉड ले रखा है। लेस देन एप्सिलॉन यानी कि लगभग 0 के बराबर रहेगा। कैसी रहेगी? लगभग 0 के बराबर। बस यही बात यहाँ पे कही गई है। तो यहाँ पर जो चींटियाँ हैं ये कहाँ जा रही हैं? चीनी के दाने की तरफ जा रही हैं। तो ऐसा कहा जाएगा ये चींटियाँ कन्वर्ज कर रही हैं, ये चींटियाँ अग्रसर हैं। किधर अग्रसर है? ये चीनी के दाने की तरफ। तो ऐसे ही जो सीक्वेंस होती है उस सीक्वेंस को किसी बिंदु एल की तरफ कन्वर्ज तब कहा जाता है, कब कहा जाता है? कि जब उस सीक्वेंस के टर्म्स और उस बिंदु के बीच की दूरी निकाली जाए तो लगभग नगण्य आए। जैसे चींटियां जब किसी चीनी की दाने की तरफ या कहीं पर भी चींटियां जब कन्वर्ज कर जाती हैं तो चींटियां और उस मिठाई के बीच में जो डिस्टेंस होता है लगभग ना के बराबर होता है। तो वैसे ही अगर सीक्वेंस किसी भी रियल नंबर एल की ओर कन्वर्ज कर रही है तो सीक्वेंस की टर्म्स और उस रियल नंबर एल के बीच का डिस्टेंस लगभग ना के बराबर होना चाहिए। कितने बच्चों को यहाँ तक क्रिस्टल क्लैरिटी में
कन्वर्जेंस का मतलब पल्ले पड़ गया कि कन्वर्जेंस का मतलब होता है किसी चीज़ की ओर जाना, किसी की ओर अग्रसर होना। अभी तो प्रैक्टिकली फीलिंग कराऊंगा, मैथमेटिकली अभी कैसे होगी ये भी बताऊंगा। प्रैक्टिकली तो मैंने करा दी है, जैसे चीनी किसी चीनी के दाने की तरफ कन्वर्ज करती हैं, चीनी किसी चीनी के दाने की तरफ लग जाती हैं, तो भैया उन चींटियों को कहा जाता है ये उस चीनी के दाने एल की तरफ सारी की सारी चींटियाँ कन्वर्ज कर रही हैं। और ऐसी स्थिति में उस चीनी के दाने और चींटियों के बीच की डिस्टेंस बहुत ही ना के बराबर होती है। ये परिभाषा होगी कन्वर्जेंस की। अगर ऐसा कहीं देखा जाता है रियल लाइफ में या मैथमेटिकली तो कहा जाता है कि वो टर्म सारी की सारी उस पॉइंट की तरफ कन्वर्ज कर रही हैं। अच्छा, अब एग्जांपल देखते हैं इसका। 1/n है, मैंने इसके अंदर डाला 1 मिलेगा, 2 डाला 1/2 मिलेगा, 1/3 मिलेगा, एंड सो ऑन 1/1000 भी मिलेगा, एंड सो ऑन 1/, बहुत सारा मिलेगा, 1/1 करोड़, 1/1 लाख, बहुत कुछ मिलेगा मुझे। तो देखो पहले जब मैंने देखा 1/2, 1/3, जाते 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 जैसे जैसे तुम इसमें वैल्यू बढ़ाते जाओगे तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हें ये मिलेगा 0.000 मिलेगा, तुम्हें 0.001 मिलेगा, 0.00 कुछ मिलेगा। तो अगर नंबर लाइन के थ्रू इसको समझा जाए, जैसे ये है मेरा 0 और ये मेरी सीक्वेंस की टर्म्स आ रही हैं, मान लो ये मेरा 1 है, स्टार्टिंग कहाँ से हुई इसकी, स्टार्टिंग हुई 1 से, 1 आया, फिर 1/2 आया, फिर 1/3 आया, फिर 4 आया, फिर 5 आया, ऐसे चलते चलते 1000 आया, 100,000 आया, 1 करोड़ आया, 1 लाख आया। तो सारे के सारे ये किसके पड़ोस में जा रहे हैं, ये भैया मेरे 0 के पड़ोस में जा रहे हैं। पड़ोस को इंग्लिश में बोलते हैं नेबरहुड। ये सारे के सारे टर्म सीक्वेंस के मेरे 0 के नेबरहुड में जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, 0 के नेबरहुड में। ये सारे के सारे सीक्वेंस 0 की तरफ बढ़ रहे हैं, देख सकते हो तुम। सारे के सारे सीक्वेंस के टर्म्स, सॉरी इस सीक्वेंस के सारे टर्म्स मेरे 0 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। कैसे मुझे पता चला, मुझे वैसे पता चला जैसे 0.000, 0.000, जितनी मैं आगे बढ़ूंगा मुझे 0.000 मिलेगा। यानी कि यहाँ से शुरू होकर ये कहाँ जा रही है सीक्वेंस मेरी, ये मेरी सीक्वेंस 0 की तरफ बढ़ रही है, 0 की तरफ अप्रोच कर रही है। तो ऐसा कहा जाएगा ये सीक्वेंस मेरी 0 पे कन्वर्ज कर रही है। कितने बच्चों को ये बात एकदम क्रिस्टल क्लैरिटी के साथ समझ में आई कि सीक्वेंस मेरी 0 पे कन्वर्ज कर रही है। इज दैट क्लियर? अच्छा, कन्वर्जेंस का मतलब पल्ले पड़ गया मैथमेटिकली। आगे बढ़ते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, लिमिट ऑफ सीक्वेंस। लिमिट ऑफ सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, पहले समझते हैं। देखो इसका मतलब क्या है, लेट an बी अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स देन L बिलोंग्स टू R। तो कोई L एक ऐसा रियल नंबर होगा जिसको हम सीक्वेंस की लिमिट कहेंगे। कब होगा वो रियल नंबर, जब ऐसा रियल नंबर तभी कहा जाएगा लिमिट, जब फॉर एवरी डेल्टा ग्रेटर देन 0। डेल्टा और एप्सिलॉन एक ही जैसे भैया भैया हैं, ये दूरी भी लगभग ना के बराबर होती है, ये दूरी भी लगभग ना के बराबर होती है। मैंने कहा था ना कि n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m को मैं आगे समझाऊंगा, यहाँ समझाऊंगा। देखो अब मैं पूरी बात खोल के रख रहा हूँ आपके सामने ओपन, जरा ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे मैंने अभी एग्जांपल लिया हुआ था an इज इक्वल टू 1/n। जरा गौर से देखो, अगर मैंने इसको ओपन किया तो मैंने 1 डाला 1/1 मिला, 2 डाला 1/2 मिला, 3 डाला 1/3 मिला। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, ध्यान से देखना, अभी मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है 1, 1/2, 1/3 ये सीक्वेंस कहाँ जा रहा है मुझे नहीं पता चल रहा अभी। जैसे जैसे मैंने इसके अंदर डालता गया तो ऑटोमेटिक देखो 1/1000 आया, 1/, और बड़ी वैल्यू आई, 1/, और बड़ी वैल्यू आई। यानी कि जो रिजल्ट मुझे मिलने लगा वो कैसा मिलने लगा, देखो 0.00, 0.00, 0.000 करके कुछ मिलने लगा। तो वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, ये सीक्वेंस तुमको कहाँ जाती हुई दिखाई दे रही है। अभी हमने देखा था जो चींटियों की सीक्वेंस थी वो कहाँ जा रही थी भैया, चीनी के दाने पर जा रही थी। तो कोई भी सीक्वेंस जिसकी तरफ जाती है, जिस पॉइंट पे अप्रोच करती है, वही पॉइंट भैया आपका लिमिट कहलाता है। क्या कहलाता है, लिमिट। वही पॉइंट आपका लिमिट कहलाता है। जैसे कि जो चींटियां थी वो चीनी के दाने की तरफ कन्वर्ज कर रही थी, तो चीनी का दाना भैया उन चींटियों के सीक्वेंस का लिमिट कहलाएगा। अच्छा, इसमें एक छोटी सी शर्त और होती है। वो शर्त क्या है, वो शर्त ये है कि जैसे मैंने यहाँ पे देखा जब सीक्वेंस की स्टार्टिंग हुई थी तो 1 आया था, 1/2 आया था, 1/3 आया था। इसको हम ग्राफिकली समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखो ध्यान से, जब मैंने 1 डाला तो 1 आया था, 2 डाला मैंने 1/2 आया था। ये इन दोनों में भी काफ़ी फासला है और हमें आगे चल के पता चला कि सारे के सारे जो टर्म्स हैं ये 0 की तरफ कन्वर्ज कर रहे हैं। तो देखो यहाँ ध्यान से, 1/2 डाला कोई दिक्कत नहीं आई, 1/3 डाला, अभी भी इनके बीच में काफ़ी बड़ा फासला चल रहा है, 0 से काफ़ी दूर है। लेकिन जब मैं इसके अंदर वैल्यूज डालता गया तो तुम देख पा रहे हो जैसे जैसे वैल्यूज बड़ी होती जा रही हैं वैसे वैसे मुझे 0.000 मिलता जा रहा है। तो कहने का तात्पर्य हो गया कि जो भी आगे चल के जो भी जितनी भी बड़ी टर्म्स आ रही हैं वो सारी की सारी मेरे 0 के पड़ोस में आ रही हैं। अब तुम सीधी सी जानते हो यार, 0 के पड़ोस में कौन से नंबर होंगे 0 के आसपास, वही तो होंगे जिनमें 0.00 करके कुछ वैल्यूज आएंगी।
तो तुम देख पा रहे हो कुछ निश्चित नंबर्स के बाद हमने देखा स्टार्टिंग में हमें कुछ पता नहीं चला कि ये 0 से बहुत दूर थी, 1 0 से बहुत दूर है, 1/20 से बहुत दूर है, लेकिन कुछ 1000-2000 टर्म्स निकलने के बाद ये देखा गया यहाँ पे जो टर्म्स आ रही हैं वो 0 के नेबरहुड में जा रही हैं। देखो 0 के पास का मतलब क्या हो गया, 0 के पड़ोस में जा रही हैं। पड़ोस को बोलते हैं नेबरहुड, पड़ोसी को बोलते हैं, पड़ोस को क्या बोलते हैं, नेबरहुड बोलते हैं। पड़ोस में जा रही हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में डिनोट करते हैं NBD से। ठीक है, तो जैसे ही मैंने देखा, मान लो यहाँ तक वैल्यू दूर थी, लेकिन यहाँ के बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे सीक्वेंस की जो वैल्यूज़ है वो 0 के पड़ोस में जाती जा रही हैं। और एक निश्चित टर्म के बाद, जैसे कि 1 से लेकर के 1000 तक मान लो, या 1/999 तक की टर्म्स 0 से दूर थी, लेकिन 1/1000 आया, फिर और भी बड़ी बड़ी वैल्यूज आई, तो सारी की सारी वैल्यूज 0 के पड़ोस में जाने लग गई। कि कहने का मतलब क्या हो गया कि हमारा जो 0 है इसके पड़ोस में सीक्वेंस के इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। पल्ले पड़ी कि नहीं? क्या कहा मैंने? हमारा जो 0 है, इस 0 के नेबरहुड में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आ रहे हैं सीक्वेंस के। ऐसा नहीं है कि बाहर नहीं आ रहे हैं, बाहर भी टर्म्स आ रहे हैं, अंदर भी आ रहे हैं। तो यहाँ एक चीज देखो ध्यान से, जो बाहर के टर्म्स थे जो कि 0 के नेबरहुड में नहीं आ रहे थे, वो यहाँ पे M को डिनोट करता है। अब पल्ले पड़ी कहानी, M यहाँ पे वो टर्म्स हैं जो सीक्वेंस के लिमिट से काफी दूर है। देखो गौर से, यहाँ पे ये जो टर्म्स थी ये क्या 0 के नेबरहुड में आ रही थी? नहीं आ रही थी, तो ये टर्म्स छोड़ दी। इनके बाद वाले टर्म जो स्मॉल n है, कहा ये इसके बाद की टर्म्स हैं, स्मॉल n इसके बाद वाले टर्म, ये सारी की सारी कहाँ जा रही हैं? 0 के नेबरहुड में जा रही हैं। तो वही बात यहाँ पे लिखी हुई है। तो आई होप अब क्रिस्टल क्लैरिटी आ चुकी होगी कि लिमिट ऑफ सीक्वेंस कैसे कहते हैं। लिमिट ऑफ सीक्वेंस एक ऐसा पॉइंट होता है सीक्वेंस का जिसके नेबरहुड में सीक्वेंस के इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स एग्जिस्ट करते हैं। इज दैट क्लियर? पल्ले पड़ी कहानी? तो आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। एक बार फिर से रिपीट कर दूं। देखो, अगर कोई सीक्वेंस है, देखो कोई सीक्वेंस है जिस तरफ जाती हुई तुम्हें प्रतीत होती है, उसी पॉइंट को भैया उस सीक्वेंस की लिमिट कहते हैं। लिमिट निकालने का साधारण तरीका है, डायरेक्ट इसके अंदर लिमिट n ट्रेंडिंग टू इन्फिनिटी लगा दो। लिमिट n ट्रेंडिंग टू इन्फिनिटी हमने इसलिए लगाया क्योंकि तुम यहाँ पर देख पा रहे हो जैसे जैसे हम वैल्यू रख रहे हैं वैसे वैसे हमें पता चल रहा है सीक्वेंस कहाँ जा रही है। तो हमने इसके अंदर कितनी वैल्यू रख दी? हमने इसके अंदर इनफाइनाइट वैल्यू रख दी। तो बार बार हर एक सीक्वेंस के अंदर तुम क्या ऐसे एक एक वैल्यू रख के चेक करोगे सीक्वेंस कहाँ जा रही है? नहीं चेक करोगे, तुम डायरेक्ट इसके अंदर सारी की सारी वैल्यू इकट्ठी डाल दोगे। सारी की सारी नंबर्स का मतलब क्या हो गया? इनफाइनाइट नंबर इसके अंदर हम डायरेक्ट डाल दोगे। इसलिए हम लिमिट में यहाँ पे इनफाइनाइट लेते हैं। डायरेक्ट तुम इसके अंदर इनफाइनाइट डालोगे, चेक करोगे ये सीक्वेंस कहाँ कन्वर्ज कर रही है, वही इस सीक्वेंस की लिमिट हो जाएगी। जैसे कि 1/n में अगर मैंने डायरेक्ट इन्फिनिटी डाला तो 1/infinity बनेगा, और इन्फिनिटी का डिवाइड किसी में देते हैं तो भैया कितना आता है? 0 आता है। तो यहाँ से डायरेक्ट पता चल गया बिना रामायण लिखे। ये तो मैंने जस्ट आपको जनरल तरीका बताया था कि किस तरह से हम लिमिट तक पहुँचते हैं, किस तरह से सोचते हैं माइंड में सीक्वेंस कहाँ से कहाँ जा रही है। वरना डायरेक्ट तरीका होता है डायरेक्ट इन सारे टर्म्स के नंबर ऑफ टर्म्स को इकट्ठा इसके अंदर डाल दो, सारे नंबर्स को इन्फिनिटी डाल करके डायरेक्ट आपको लिमिट मिल जाएगी। तो 1/infinity डाला क्या आएगा? इसका आंसर 0 आया। तो भैया इस सीक्वेंस की लिमिट क्या होगी? इस सीक्वेंस की लिमिट होगी 0। और यहाँ पर ध्यान देना, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m का ज्यादा मतलब नहीं है, केवल ये यही दर्शाता है कि सीक्वेंस के कुछ निश्चित टर्म के बाद वाले टर्म ही उस लिमिट के आजू बाजू में जाना शुरू करते हैं। स्टार्टिंग से सारे के सारे जो टर्म्स होते हैं वो उस लिमिट के आजू बाजू नहीं जाएंगे। जैसे यहाँ पर देखा 1, 1/2, 1/3 इतने कुछ टर्म्स हैं जो इसके आजू बाजू से बहुत दूर है, इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक निश्चित वैल्यू, जैसे कि मैंने यहाँ पे 1000 को कंसीडर किया, 1000 के बाद वाले सारे के सारे टर्म इसके NBD में जाने लगे, तो ये टर्म्स मेरे कहलाएंगे M टर्म्स और ये मेरे कहलाएंगे इसके अंदर वाले N टर्म्स। इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है N इज ग्रेटर देन इक्वल टू M। तो ऐसा जहां जहां ऐसा देखा गया, यानी कि जहां जहां जिस जिस सीक्वेंस में आपकी लिमिट मिलेगी, जिस जिस सीक्वेंस में आपकी लिमिट मिलेगी, उस सीक्वेंस में ये कंडीशन पक्का होल्ड हो रही होगी। इसीलिए यहाँ पे लिखी गई है। अभी और क्लैरिफाई करूंगा जब हम लिमिट पॉइंट की तरफ पहुंचेंगे। इज दैट क्लियर? यहाँ पे कुछ छोटे छोटे मैंने 2 एग्जांपल ले रखे हैं, इनकी लिमिट निकालेंगे। तो देखो ये एग्जांपल तो यही आ गया, डायरेक्ट इसके अंदर लगाएंगे इन्फिनिटी, तो 1/infinity यानी कि कितना आ गया? 0 आ गया। यहाँ लगाएंगे इन्फिनिटी, लिमिट n ट्रेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 + 1/n, तो 1 तो कांस्टेंट है। यहाँ रखेंगे इन्फिनिटी तो समथिंग अपॉन इन्फिनिटी क्या आएगा? 0 आएगा। 1 + 0, ये जो सीक्वेंस है इसकी लिमिट कितनी है भैया? इसकी लिमिट है 1। इज दैट क्लियर? और जिस जिस सीक्वेंस में लिमिट निकलेगी उस सीक्वेंस में ये कंडीशन होल्ड होगी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। और हाँ, लिमिट के बारे में एक चीज समझ लो, लिमिट हमेशा यूनिक होती है।
किसी सीक्वेंस की लिमिट हमेशा एक ही होती है और यूनिक होती है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस के बारे में। ये बहुत ही सिंपल सा है, जस्ट इसी के छोटा भैया है। क्या लिखा है ये? अ रियल नंबर एल इज सेड टू बी द लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस एफ एन इफ एवरी एन वी डी ऑफ एल कंटेन इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। यहां ध्यान से देखना, दोनों बात तुम्हें सेम लग रही होंगी लेकिन ये सेम है नहीं है। इन दोनों में अंतर सिर्फ इतना है, देखो इसमें यही बोला गया है कि लिमिट पॉइंट किसी सीक्वेंस का एल कोई रियल नंबर तब कहलाएगा जब उस रियल नंबर के आजू बाजू में सीक्वेंस के इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगे, तब वो लिमिट पॉइंट कहलाएगा। लेकिन यहां पे ये शर्त नहीं है कि एन इज ग्रेटर देन एम। लिमिट में ये देखा जा रहा था कि जिस जिस सीक्वेंस की लिमिट निकलेगी उस सीक्वेंस में कुछ टर्म्स ऐसे होंगे जो उस लिमिट के आजू बाजू नहीं आएंगे, लेकिन एक निश्चित टर्म के बाद वाले टर्म उसके आजू बाजू आएंगे। लेकिन लिमिट पॉइंट में ऐसा कुछ नहीं है। लिमिट पॉइंट में सारे के सारे टर्म इकट्ठे जाएंगे लगे आजू बाजू में। अभी एग्जांपल देके बताऊंगा। और दूसरी मोस्ट इंपोर्टेंट बात, लिमिट मेरी यूनिक होती है, लेकिन भैया लिमिट पॉइंट मेरा यूनिक हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। लिमिट सदैव प्रत्येक सीक्वेंस की यूनिक रहती है, लेकिन लिमिट पॉइंट एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं। ध्यान देना इस बात का, बहुत इंपोर्टेंट बात कह रहा हूं मैं ये, कि लिमिट ऑलवेज यूनिक होती है, लेकिन लिमिट पॉइंट मे और मे नॉट भी, कह नहीं सकते। अभी एग्जांपल देके बता रहा हूं। जैसे कि यहां पे मैंने एग्जांपल लिखा हुआ -1 की पावर है, इसको ओपन करो, क्या खुलेगा? ये 1 डालेंगे इसके अंदर, -1, -1, -1, -1, एंड सो ऑन। तो देखो ध्यान से, देखो ये पहला टर्म -1, दूसरा टर्म +1, तीसरा फिर -1। तो देखो 1, 3, 5, 7 जितने भी ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो सारे के सारे -1 है, यानी कि वो सारे के सारे -1 के आजू बाजू में जा रहे हैं। देखो ध्यान से, सारे के सारे -1 पे जा रहे हैं। सारे के सारे कहाँ जा रहे हैं? -1 पे। क्या यहाँ पे ऐसा कुछ देखा गया कि कुछ टर्म्स जा रहे हो कुछ टर्म्स नहीं जा रहे हो? नहीं, यहाँ पे शुरुआत से ही इसके आजू बाजू में इन्होंने जाना शुरू कर दिया है। अच्छा, अब आगे वाले कौन से हैं? अब देखो 2, 4, 6 सारे के सारे इवन प्लेसेस पे इसके अंदर +1, +1, +1 है। तो यानी कि इवन नंबर के जितने भी टर्म्स आएंगे इवन प्लेस पे, वो सारे के सारे 1 के पास जा रहे हैं। वो सारे के सारे कहाँ जा रहे हैं भैया? 1 के पास जा रहे हैं। अरे लो, खेला बिगड़ गया। हमने अभी सीखा था कि लिमिट यूनिक होती है, लिमिट हमेशा एक ही निकलेगी, लेकिन इस सीक्वेंस में दो लिमिट निकल लेंगे, तो लिमिट नहीं कहा जाएगा इनको, ये लिमिट पॉइंट कहा जाएगा। इज दैट क्लियर? ये भैया क्या कहा जाएगा? लिमिट पॉइंट। देखो दोनों की कंडीशन सेम है। जाओ, मुझे यही बात कही थी कि लिमिट क्या होती है? जिसके आजू बाजू में सीक्वेंस के बहुत सारे टर्म्स आ जाएं। देखो 0 के आजू बाजू में आ रहे आते। लिमिट पॉइंट कहा तो ऐसा पॉइंट जिसके आजू बाजू में सीक्वेंस के इनफाइनाइट टर्म्स आ जाएं। देखो है हुआ है लिमिट पॉइंट -1 है, यहाँ पे इसके आजू बाजू में बहुत सारे टर्म्स आ रहे हैं। जितने भी ऑड प्लेसेस पर जितने भी टर्म्स हैं वो सारे के सारे -1 के आजू बाजू में जा रहे हैं। जितने भी इवन प्लेसेस पर टर्म्स हैं वो सारे के सारे 1 के आजू बाजू में जा रहे हैं। दोनों बातें सेम है, लेकिन यहां पे भैया लिमिट ऑलवेज यूनिक होती है, लेकिन लिमिट पॉइंट यूनिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो आप लोग अच्छे से देख पा रहे हो कि लिमिट पॉइंट यहां पे 2 निकले हैं, तो ये लिमिट पॉइंट कहलाएंगे, ना कि लिमिट। बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, बच्चे सोचते हैं कि लिमिट से ही लिमिट पॉइंट कह देते हैं। अभी बताऊंगा ये भी कंडीशन, अभी बताऊंगा, पहले समझ लो इस बात को कि ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा इसमें और अध्ययन करेंगे। और अध्ययन कैसे करेंगे? हमने यहां देखा ये सीक्वेंस में ले रखी थी, 1/n सीक्वेंस में ले रखी थी। तो 1/n सीक्वेंस मेरी बाउंडेड थी, बोलो आया ना? 1/n सीक्वेंस मेरी बाउंडेड थी ये सीक्वेंस, तभी तो ये कन्वर्ज करी। ध्यान से देखो, ये सीक्वेंस बाउंडेड थी, तभी तो ये सीक्वेंस 0 पे जाती हुई हमें दिखाई दी है। अगर ये सीक्वेंस बाउंडेड नहीं होती तो ये कन्वर्ज भी नहीं करती। एग्जांपल देके भी बताऊंगा। देखो एग्जांपल, तुरंत एग्जांपल देता हूं। कहाँ दूं एग्जांपल? यहां दे देता हूं। चलो, ये सीक्वेंस है मेरी n है। क्या ये सीक्वेंस बाउंडेड है? सीक्वेंस बाउंडेड नहीं है। क्यों? क्योंकि 1, 2, 3 इसके अंदर कितनी वैल्यू डालोगे पता नहीं कहां तक जाएगी, हमें इसकी अपर बाउंड नहीं पता है, ये आगे तक मैक्स टू मैक्स कहां तक जाएगी। सीक्वेंस बाउंडेड नहीं है। अगर ये सीक्वेंस बाउंडेड नहीं है तो यहां पे तुम लिमिट लगा के चेक करो। लिमिट कैसे निकालते हैं? इन्फिनिटी डाल करके। डालो इन्फिनिटी, तो क्या आएगा? इन्फिनिटी आएगा। क्या भैया इसकी लिमिट एग्जिस्ट करी? क्या इस सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट करी? नहीं करी। और जब तक लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी भैया, तब तक उसको हम कन्वर्जेंट कह ही नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि सीक्वेंस भी तो उसी लिमिट के ऊपर जाती है कन्वर्ज करती हुई। जो सीक्वेंस कन्वर्ज तभी करेगी जब कोई ना कोई उसका लिमिट होगा। जब वो सीक्वेंस के पास लिमिट ही नहीं है या लिमिट पॉइंट ही नहीं है तो वो कन्वर्ज कहां से करेगी? तो यहां से एक कंक्लूजन निकल के आया, अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है इसका मतलब क्या हो गया? यह लिख देता हूं मैं। कन्वर्ज करने के लिए बाउंडेड होना जरूरी है। कन्वर्जेंट चेक करेंगे भी आगे चल के, बाउंडेड होना जरूरी है, प्लस यूनिक लिमिट पॉइंट, या यूनिक लिमिट का होना जरूरी है।
यूनिक लिमिट का होना जरूरी है। अब देखो अभी थोड़ा और क्लैरिफाई करूंगा। तुम कहोगे सर चलो इसमें तो हमको नहीं मिला, ये सीक्वेंस हमारी कन्वर्जेंट नहीं होगी तो वो डाइवर्जेंट हो जाएगी। जिस सीक्वेंस का हमारे पास कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं मिलेगा या लिमिट नहीं मिलेगी, कहाँ तक जाएगी पता नहीं है, हमें उसकी औकात नहीं पता है, तो ऐसी सीक्वेंस को हम डाइवर्जेंट सीक्वेंस कहते हैं। अच्छा, अब तुम मुझसे काफी लोग पूछ रहे होगे सर ये सीक्वेंस में तो कन्वर्जेंट होगी। अरे नहीं होगी कन्वर्जेंट, क्यों? अब तुम फीलिंग करके मुझे बताना। तुम्हें बाउंडेड तो है, हमने चेक करा था पीछे, इसकी लोअर बाउंड है -1, इसकी अपर बाउंड है +1, लेकिन ये सीक्वेंस कन्वर्ज किसी एक बिंदु पर कन्वर्ज नहीं कर रही है, इसके दो दो कन्वर्जिंग पॉइंट हैं, तो ये सीक्वेंस को हम कन्वर्जेंट नहीं कह सकते हैं। क्योंकि ध्यान रखना, किसी चीज की ओर जाना, किसी की तरफ कन्वर्ज करना, वो पॉइंट हमेशा एक ही होता है। ऐसे एग्जांपल ले लो, तुम मान लो तैयारी कर रहे हो एसएससी की, तुम तैयारी कर रहे हो आईआईटी जेईई की, तुम तैयारी कर रहे हो रेलवे की, तुम तैयारी कर रहे हो सीएसआईआर नेट की, तो तुम्हें कछु मिलेगा जहाँ में, तो तुम्हें कछु नहीं मिल पाएगा। अगर तुम एक बार में एक समय में एक ही टारगेट पर फोकस करोगे तो तुम्हें कहा जाएगा कि हाँ तुम उस टारगेट की तरफ अग्रसर हो, तुम उस टारगेट की तरफ कन्वर्ज कर रहे हो। लेकिन अगर तुम इकट्ठे 4 फॉर्म डाले बैठे हो, इकट्ठे 4 की तैयारी कर रहे हो, तो तुम्हें कन्वर्ज नहीं कहा जाएगा, ना तुम्हें वो प्राप्त होगा। अगर तुम एक समय में एक से ज्यादा लक्ष्य पे टारगेट करे हुए हो तो उनमें से तुम्हारा कोई नहीं बचेगा, ना तुम घर के रहोगे ना घाट के रहोगे। इसीलिए एक समय पे एक चीज पे फोकस करो। अगर तुम एक समय में एक ही चीज पे फोकस करोगे, किसी एक की तरफ अग्रसर होगे, तो तुम्हें कहा जाएगा कि हाँ तुम उस लक्ष्य की तरफ केंद्रित हो, तुम उस लक्ष्य की तरफ अग्रसर हो। लेकिन अगर तुम एक ही समय में दो दो लक्ष्य साधोगे तो तुम्हें हम कन्वर्ज नहीं कह पाएंगे। क्यों? तुम्हारा 50% माइंड यहाँ जा रहा है, 50% माइंड यहाँ जा रहा है। ऐसी सीक्वेंस को हम कन्वर्जेंट नहीं कहते हैं जिसके हमें दो दो लिमिट पॉइंट मिले। बात समझ में आती है? बोलो आया ना? अच्छा, अब एक और मोस्ट इंपोर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। देखो, अगर तुम्हारे पास किसी सीक्वेंस की यूनिक लिमिट मिली है तो वो लिमिट ही उस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट कहलाएगी। पॉइंट टू बी नोटेड। क्या कह रहा हूं, ध्यान से समझो। अगर किसी सीक्वेंस की तुम्हें एक लिमिट मिली है तो वो लिमिट ही उस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट भी कहलाती है। ठीक है? क्यों? क्योंकि दोनों की दोनों लिमिट पॉइंट की प्रॉपर्टीज को होल्ड करती हैं। लिमिट पॉइंट की प्रॉपर्टी क्या होती है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आने चाहिए। तो सेम, अगर किसी सीक्वेंस की तुम्हारे पास एक लिमिट मिलती है, जैसे कि इस सीक्वेंस की लिमिट मुझे 0 मिली, तो ये 0 ही इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट भी होगा। ये 0 इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट भी होगा। इस बात को ध्यान रखना। लेकिन अगर तुम कहने लग जाओ कि ये लिमिट पॉइंट निकले, क्या ये लिमिट होंगे? नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि लिमिट हमेशा यूनिक होती है। तो अगर किसी सीक्वेंस का केवल एक ही पॉइंट ऐसा मिल रहा है जहां पर सीक्वेंस जा रही है, तो वो एक ही पॉइंट उस सीक्वेंस की लिमिट भी कहलाएगा, वो एक ही पॉइंट उस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट भी कहलाएगा। क्योंकि हमने अभी सीखा है कि लिमिट हमेशा एक होती है, यूनिक होती है, लेकिन लिमिट पॉइंट यूनिक हो भी सकता है, यूनिक नहीं भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते हैं। इसीलिए अगर हमें यूनिक लिमिट मिल रही है तो उस लिमिट को हम उस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट भी कहते हैं। लेकिन अगर हमको लिमिट पॉइंट मिल रहे हैं, उनको लिमिट नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि लिमिट पॉइंट मेरे एक से ज्यादा हैं। हाँ, अगर मुझे एक लिमिट पॉइंट मिलता तो मैं कह देता कि हाँ ये लिमिट है, क्योंकि यूनिक वाली कंडीशन, क्योंकि यूनिकनेस वाली जो प्रॉपर्टी है वो मेरी प्रिजर्व होनी चाहिए। तो बात समझ में आई? तो लिमिट हमेशा यूनिक होती है, लेकिन लिमिट पॉइंट यूनिक हो भी सकता है, यूनिक नहीं भी हो सकता है। तो आई थिंक आप सभी को अच्छे से क्लैरिटी आ चुकी है कि लिमिट क्या होती है, लिमिट पॉइंट क्या होते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है भैया डिराइव सेट। कतई सिंपल है। डिराइव सेट में कहा लिखिए, देखो, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स इज कॉल्ड डिराइव सेट। भैया खत्म कहानी। किसी सीक्वेंस के हम लिमिट पॉइंट निकालने हैं, उनको एक सेट में डालना है करली ब्रैकेट बना करके, तो वो जो सेट बनेगा उसको हम डिराइव सेट बोलेंगे। जैसे एग्जांपल देखो, -1 की पावर n है। इस सीक्वेंस को खोलेंगे, कैसे खोलेगी? -1 1 -1 1 -1 1। तो इस सीक्वेंस के अंदर दो लिमिट पॉइंट हैं। कौन कौन से हैं? उनको डाल दो। -1 और 1, उनको इकट्ठा करके लिख दो, तो ये बनेगा इसका डिराइव सेट। इसको ऐसे लिखते हैं D ऑफ A, इसको बोलेंगे डिराइव सेट। इज दैट क्लियर? ध्यान रखना, ये सीक्वेंस मेरी क्या कन्वर्जेंट होगी? ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सीक्वेंस बाउंडेड तो है। कन्वर्जेंट होने के लिए उसका यूनिक लिमिट पॉइंट होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए, तब कहा जाएगा वो इंसान उस लक्ष्य की तरफ केंद्रित है। अगर कोई इंसान का दिमाग 4 लक्ष्य पे भाज रहा है, इंसान ना कुछ प्राप्त कर पाता है, ना किसी एक निश्चित चीज की तरफ केंद्रित हो पाता है, उसका दिमाग 4 जगह भाजेगा, तो ऐसी इंसान को हम कन्वर्ज नहीं कहेंगे। तो ऐसी सीक्वेंस जो किसी एक ही पॉइंट पर जाती है उसे कन्वर्जेंट कहते हैं। ऐसी सीक्वेंस जो अलग अलग पॉइंटों पर भागती है उसे कन्वर्जेंट नहीं कहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो डाइवर्जेंट हो जाएगी, नहीं। डाइवर्जेंट की केस ये है, ये मत सोचना कि जो सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं होगी वो डाइवर्जेंट हो जाएगी। नहीं, डाइवर्जेंट तब होगी जब तुम्हें इन्फिनिटी मिल जाए। तुम्हें नहीं पता है कहां तक जा रही है। इसकी औकात तो मुझे पता है कि इसकी औकात -1 से 1 तक की है, तो इसको हम डाइवर्जेंट नहीं कह सकते हैं। बस ये कहा जाएगा ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है।
बाउंडेड भी है, -1/1 से बाउंड हो रही है, लेकिन ये कन्वर्जेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ये सीक्वेंस है, इसको कैसे खोलोगे? 1 डालोगे क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। 2 डालोगे 2 मिलेगा, फिर 0, फिर 2। तो देखो ध्यान से, जहाँ में 0 0 0 0 मिल रहा है, 2 2 2 2 2 मिल रहा है, यानी कि सीक्वेंस के दो लिमिट पॉइंट हैं। जहाँ में आधी टर्म 0 पे जा रही है सबकी सबरी, और आधी टर्म सभी की सभी 2 पे जा रही हैं। तो जब सीक्वेंस के दो लिमिट पॉइंट है, ये सीक्वेंस भी दो जगह भाग रही है, तो ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है। तो इसमें लिमिट नहीं निकलेगी, इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट निकलेगा। वो लिमिट पॉइंट कौन कौन से होंगे? 0 होगा और 2 होगा। तो लिमिट पॉइंट का सेट बन गया, ये कहलाएगा मेरा डिराइव सेट। याद रखोगे। आगे बढ़ते हैं। यह लिखा हुआ है n है। अच्छा, क्या इस सीक्वेंस का तुमको कोई लिमिट मिला था? क्या इस सीक्वेंस का तुम्हें कोई लिमिट पॉइंट मिलेगा? क्या ये सीक्वेंस कहीं जाएगी? नहीं जा पाएगी, हम पता ही नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि n है, ये तो आगे चलता ही चला जाएगा, हमें नहीं पता चलेगा ये सीक्वेंस कहाँ जाके रुकेगा, कहाँ इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी। ये सीक्वेंस बाउंडेड ही नहीं है, तो सीक्वेंस ये कन्वर्जेंट भी नहीं होगी, क्योंकि इसका कोई लिमिट पॉइंट भी नहीं है। लिमिट पॉइंट कुछ नहीं है ना, तो कुछ नहीं के लिए लगाते हैं फाई। कुछ नहीं के लिए लगाते हैं फाई। ध्यान रखना, जो सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट तुम्हें नहीं मिलेगा वहां लिखोगे फाई। ठीक है। अच्छा, अगला देखो, यही वाला एग्जांपल आ गया। ये सीक्वेंस कहाँ कन्वर्ज कर रही है? ये सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है 0 पे, तो इसका 0 ही लिमिट है, इसका 0 ही लिमिट पॉइंट है, क्योंकि वो एक ही निकल के आया है। अगर 2 आ जाए तो लिमिट पॉइंट है जाएंगे, अगर एक ही आएगा तो लिमिट भी है और लिमिट पॉइंट भी है। समझ गए? अब तो बार बार बता चुका मैं। कितना आएगा? 0 आएगा। तो इसी के साथ आज का क्रियाकलाप यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आई होप आप सभी लोगों को फुल HD क्वालिटी में जोरदार तरीके से फीलिंग आ चुकी है। अगर तब भी कोई डाउट बच जाता है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, और जल्दी से मेरा फटाफट से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, अगर जिनने ज्वाइन नहीं किया है। गर्ल्स के लिए ग्रुप अलग है, बॉयज़ के लिए ग्रुप अलग है। तो आई होप मैं कोशिश करता हूँ कि आज का फर्स्ट लेक्चर आपको बखूबी प्रदान करने में मैं सफल हुआ। नीचे एक छोटा सा कमेंट छोड़ करके जरूर जाना अगर दिल से मज़ा आया हो तो। इसी के साथ मैं यशवर्धन तनगोरिया आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगले जोरदार धमाकेदार वीडियो में जोरदार कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए सी यू टुमारो। ओके बाय एंड टेक केयर।